अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, सियासी बहरान जूं का तू है, लेकिन इसका कोई हल दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन शायद परसे पर्दा कुछ ना कुछ चल रहा है और कुछ ना कुछ तय भी हो चुका है। इसीलिए इमरान खान ना तो 2 सूबाई असम्बलियां तहलील कर सके, ना चौधरी परवेज इलाही अभी तक एतमाद का वोट हासिल कर सके। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने कहा था कि वो एतमाद का वोट जरूर लेंगे और इमरान खान ने भी एतमाद का वोट लेने का दावा किया था। अब वो अपने इस फैसले से और अपने इस ऐलानात से मुकर रहे हैं और अब ये कह रहे हैं कि अगर वो गवर्नर के फैसले के ऊपर, गवर्नर के ऑर्डर के ऊपर एतमाद का वोट लेते हैं तो फिर गवर्नर के फैसले को, गवर्नर के ऑर्डर को वो मानेंगे, जायज करार देंगे। अब मामलात फिर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ बढ़ेंगे और 11 जनवरी में अदालत फैसला करेगी कि पंजाब असेंबली का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट कहेगी कि वजीर आला एतमाद का वोट लें या कोई और फैसला आ सकता है? इसी पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं। मियां सैफुर रहमान साहब हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। कमर दिल शाह साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। प्रोग्राम में हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ मियां सैफुर रहमान साहब आपसे करती हूँ और सबसे पहले ये बताइएगा, सियासी बहरान हम देख रहे थे कि वो तो है ही, लेकिन जो पीटीआई एक फैसला कर चुकी थी कि वो अब 2 असेंबलियां तोड़ेगी, अब तो 2 असेंबलियां तो वो तो एतमाद का वोट आएगा तो फिर है, लेकिन एतमाद का वोट भी नहीं लेने जा रही। पहले कहा था कि हम एतमाद का वोट लाजमी लेंगे। क्या वजह है कि एतमाद का वोट नहीं पीटीआई लेने जा रही? देखें, आपने अभी एक लफ्ज़ बोला अनसर्टनिटी। तो अनसर्टनिटी मुझे ऐसे लगता है कि ये 75-76 साल गुजरने के बाद भी हमारे यहाँ जो क़यादतें हैं, और पर्टिकुलरली मेरा मुराद है कि सियासी क़यादत, उनके यहाँ वो उनके मिजाज के अंदर, उनकी सोचों में भी अनसर्टनिटी है। यानी कि बाज़ औक़ात वो किसी, जब देखें हम इस्टेब्लिशमेंट को खाम मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते रहे। इस्टेब्लिशमेंट का किरदार ज़ाहिर है सिक्योरिटी स्टेट के हवाले से इम्पॉर्टेंट होता है, हर मुल्क में होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। एडवाइसेस भी आती हैं, आपस में पैगाम रसानी भी होती है, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ भी होता है। लेकिन जहाँ पे आप सिर्फ इक़्तिदार की खातर जाके इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला के कहें कि जनाब इसको हटाओ, इसके पास इक़्तिदार नहीं रहना चाहिए, मुझे मिले ना मिले, तो ये जो रवैश थी, उसने फिर जो संजीदा काम गवर्नेंस का करना चाहिए था, सियासतदानों को, हुकूमतों को, सिविल इंतज़ामिया को, वो सही मानों में एक तसलसल के साथ एक पूरे फ्रेमवर्क में हमें मिला नहीं इस कौम को, इस अवाम को। जैसे आप अवाम का कह रही हैं ना, तो अवाम, देखिए मसाइल सारी कौमों के पास होते हैं, लेकिन आपके पास एक ढांचा हो, जैसे मैंने पहले भी आपके एक प्रोग्राम में कहा, और हमारे यहाँ मुसल्लह फ़ौज में तो ख़ास तौर पे बड़ा एक मुनज़्ज़म सा एक सिस्टम होता है। तो ब्रिगेडियर साहब तो खैर माशाल्लाह उसके बड़े सीनियर हैं, और मैंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में 3-4 कोर्सेज़ किए, जिसमें पाक अमेरिका डायलॉग भी था और भी सिक्योरिटी वर्कशॉप वगैरह। तो एक बड़ा अच्छा एक अंदाज़ देखा कि क्राइसिस सिनेरियो बनाए जाते हैं, कॉन्टीजेंसी प्लान्स होते हैं, मल्टी ऑप्शनल प्लान्स बनाए जाते हैं कि जी ये अगर बहरान होगा तो कैसे निपटा जाए। ये तकरीबन हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी में सैफुर रहमान साहब, अभी तो ए पॉलिटिकल, आप इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं या आप इदारे की बात करें तो अभी तो ए पॉलिटिकल हो गए, लेकिन उससे पहले देख लें 70, 75, 76 सालों में उन्होंने भी जो पॉलिटिक्स की है, वो भी जितने भी हैं वो एक्सपीरियंस ही की है और उसके बाद वो फेल हुए हैं। तो अगर आप वो प्लान, अगर वो सियासी तौर पर भी कोई इस तरह की कोई प्लानिंग होती तो ये प्लान फेल कैसे हो सकते थे? जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि पैगाम रसानी भी होती है, लेकिन जिन लोगों के पास, देखें आपके यहाँ पूरे का पूरा एक सिस्टम मौजूद है, एक ढांचा मौजूद है, एक फ्रेमवर्क है जो बताता है, जो डिफाइन करता है कि तमाम अदारों की हदूद और क़यूद क्या हैं, उनकी फंक्शंस क्या हैं, उन्होंने किस तरह तजावज़ नहीं करना, आगे नहीं बढ़ना। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ जैसे माजी में हम कहते हैं जी मुल्ला मिलिट्री अलायंस, फिर मिलिट्री जुडिशरी, सब जो आप वो बात करें, ये तो ये कम्प्रीहेंसिव बात है और ये लार्जर स्केल की आप बात करें। हम अभी इस वक्त एक सिनेरियो की बात कर रहे हैं और वो ये है कि पीटीआई एतमाद का वोट लेने का कह रही थी जब लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, और जो कि वजारत आला बचा ली चौधरी परवेज इलाही की, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि भाई हम एतमाद का वोट 11 जनवरी से पहले ले लेंगे, हर सूरत लेंगे। अभी क्यों नहीं लेने जा रही, क्या वजह? आप देखेंगे वहाँ पे भी 2 आरा पाई जा रही हैं। परवेज़ इलाही बारहा कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड कि जी असेंबली की अक्सरियत या असेंबली की एक बड़ी तादाद असेंबली को तहलील नहीं करना चाहती। अब देखें, ये जो गवर्नर साहब ने उन्हें कहा कि एतमाद का वोट लें, देखिए आप अदालत में आ जाएं, अगर आप अदालत के पास जब कोई इशू जाता है
तो अदालत एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, जिसे उर्फ आम में स्टे ऑर्डर कहा जाता है, हम उसको उर्दू में कह रहे हैं जी अमर माने है, इसमें तो अमर माने नहीं है, अभी तक तो वो इनफील्ड है। जो गवर्नर का ऑर्डर है कि एतमाद का वोट लिया जाए, वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है। ये झगड़ा किसने रिजॉल्व करना है? रिजॉल्व अदालत ने करना है। सही है। कमर दिल शाह साहब से पूछ लेते हैं। कमर दिल शाह साहब, एक्चुअली पीटीआई पहले सियासी तौर पर तो ये कह रही थी कि वो एतमाद का वोट लेंगे और 11 जनवरी से पहले लेंगे, और इवन के इमरान खान साहब ने कहा था। लेकिन अब अचानक से वो इस बहस में चले गए हैं कि गवर्नर ने जो ऑर्डर किया वो गैर आईनी है, और अगर हम एतमाद का वोट ले लेते हैं तो ये फिर हम तो उन्होंने जो ऑर्डर किया उसको मानेंगे। तो अब ये वो आईनी और कानूनी मसाइल में, कानूनी पेचीदगी में उलझा रहे हैं। क्या वाकई ही कानूनी और आईनी लुकनाज है इसमें? हमें बड़ी हैरानगी हुई है कि चौधरी परवेज इलाही साहब इंतहाई पाकिस्तान के ज़ीरक और मुदब्बर सियासतदान हैं, और उनको भी हमेशा वो स्पीकर भी रहे, मशरफ के ज़माने में वज़ीर आला भी थे, अब भी खुशकिस्मती से वज़ीर आला हैं। लेकिन उनकी जो बातचीत में इंतहाई बचपना नजर आया है। उन्होंने सारी उम्र कानून देखा है, आइन देखा है, स्पीकर के लिहाज से रूलिंग दी हुई है, तो उन्हें नजर नहीं आ रहा कि गवर्नर जो है वो किसी वक्त भी चीफ मिनिस्टर को एतमाद का वोट लेने का नोटिस जारी कर सकता है। तो उसमें गैर कानूनी गैर आईनी कहाँ से आ गया? इसी तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आर्टिकल 91 के तहत जिस वक्त भी चाहे वजीर आजम को कह सकते बात आप एतमाद का वोट लें, तो वजीर आजम तो उससे गुरेज नहीं कर सकता। तो इसी तरह ये वजीर आला का कोई क्या हर्ज था? अगर वो एतमाद का वोट ले लेते उस वक्त ठीक है, वो 24 घंटे दिए, 18 घंटे दिए, उनको कागजात थे, तो वो अदालत में चले गए। जब अदालत ने भी इशारा दिया कि हम 11 जनवरी से पहले पहले आपको अपना कोई फैसला कर रहे हैं, उन्होंने इशारा दिया, बड़े अच्छी तरीके से कहा कि अपना रास्ता निकालें। पहले उन्होंने कहा 9 जनवरी को, पहले उन्होंने कहा 3 जनवरी का डेट रखी, फिर वो 7 जनवरी डेट रखी, फिर 9 जनवरी डेट रखी। अब वो कहते हैं जी हम गवर्नर साहब का हुक्म गैर कानूनी है। तो अब वो गवर्नर साहब का हुक्म तो गैर कानूनी है, गैर नहीं है, वो तो किसी वक्त भी कह सकते हैं। अच्छा, लेकिन बहरहाल कमर दिल शाह साहब एक एज ये भी पीटीआई लेने की कोशिश कर रही है कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने उस वक्त फैसला दिया तो उन्होंने इसमें ये बाउंड नहीं किया कि वजीर आला एतमाद का वोट लेकर 11 जनवरी को आए, तो इसलिए उनके पास ये एज है कि अदालत ने कोई डायरेक्शन नहीं दी। अदालत ने इशारा दे दिया है, हर चीज उंगली पकड़ के नहीं चलती अदालत। अदालत ने जब एक केस गया कि जी गवर्नर का हुक्म गैर कानूनी है, साथ उन्होंने ये कहा कि जो मुझे उन्होंने नोटिफाई कर दिया, मुझे वजारत से उस आला से हटा दिया गया, तो वो डी नोटिफाई किया जाए। तो अदालत ने उनको डी नोटिफाई कर दिया कि ठीक है, इशारा ये दिया कि आप एतमाद का वोट ले लें। आप अदालत तो ये नहीं कह सकती ना आप अदालत को आप ये अपना नोट्स ले लें या अपना एतमाद का वोट ले लें। लेकिन अब जो 11 जनवरी को या 9 जनवरी को जो अदालत में पेश हो रहा है, अब अदालत हुक्म दे सकती है कि आप 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर एतमाद का वोट हासिल करें। अब अदालत के पास इख्तियार भी हो गया और 5 रुकनी जज वो बैठे हैं, वो फैसला करेंगे, तो वो ऑर्डर जारी कर देंगे। लेकिन अंदरूनी तौर पर ये हो रहा है कि इमरान खान साहब बड़े ही अफसरदा हैं परवेज इलाही साहब के हालात को देखते हुए, उनकी स्टेटमेंट देखते हुए, उनकी नाराजगी देखते हुए, वो अंदर से टूटे फूटे हुए हैं। इमरान खान साहब को बड़ी परेशानी हो रही है और बड़े फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं। क्योंकि हमारी हुकूमत का वज़ीर आला है, वो हमें डांटता भी है, कभी ज़बान दराजी के बारे में बात किया जाता है, कभी कुछ किया जाता है, कभी वो जनरल बाजवे की हमायत में बोल पड़ते हैं। ये सारी बातें इमरान खान साहब जो है वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं। और इसी हालात को देखते हुए परवेज इलाही साहब की ख्वाहिश ये है कि मैं अपना एतमाद का वोट हासिल ना करूं और अदलिया के जरिए मुझे फारिग कर दें। अदलिया उसी गवर्नर के आर्डर को नोटिफाई को जो डी नोटिफाई किया है उसको वो कर्जम करार देकर गवर्नर के आर्डर को मान लें, तो फिर खुद बच जाएंगे, तहरीक आदम एतमाद से भी बच जाएंगे, एतमाद के वोट से भी बच जाएंगे। तो उनकी स्कीम है। और दूसरी बात यह कि अगर मैं बच भी तो सकते हैं ना, ये भी तो कमर दिल शाह साहब ये भी तो हो सकता है ना कि एतमाद का अगर वोट ले लेते हैं तो चौधरी परवेज इलाही साहब बच भी तो सकते हैं, पीटीआई के तमाम अरकान वोट देंगे। नहीं, खतरा है लोगों को। जनूबी पंजाब में बहुत बड़ा एक ग्रुप पैदा हो रहा है, ग्रुप सामने आ रहा है
वो 15-20 के लगभग हैं, वो परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट देने के लिए तजज्जुब का शिकार हैं। मुमकिन वो ना दें, मुमकिन वो दे दें, कि परवेज इलाही को सब चीज की खबर है, वो पता है कि मैं कहाँ मुझे शिकस्त होने वाली है, कहाँ मुझे कामयाबी होने वाली है। इसलिए वो कभी अदालतों के पीछे छुप जाते हैं, कभी इमरान खान की किसी फलसफे पर कह देते हैं, कभी वो कहते हैं कि इमरान खान जो है उसके बारे में सख्त स्टेटमेंट जारी कर देते हैं, फिर उनको चेरी ब्लॉसम बन को कहते हैं जी कैद आजम के बाद सबसे ईमानदार शख्स इमरान खान आया। यानी खुशामद में तो परवेज इलाही का जवाब नहीं। मुशर्रफ साहब को भी कहते थे वर्दी में 10 मरतबा हम आपको वर्दी में सदरी ममलकत जो है वो आपका मुंतखब करेंगे, 10 मरतबा यानी 50 साल। यानी ये खुशकिस्मती से ये चेरी ब्लॉसम में तो परवेज इलाही साहब बहुत आगे जाते हैं। तो वो ये सब बातें हमें ही पता है। परवेज इलाही साहब हमारे लेकिन आपको ये लगता है कि ये इस वक्त जो झंडी है वो परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब को दिखा रहे हैं। लेकिन ब्रिगेडियर हारिस साहब हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये सब कुछ बाय डिजाइन है कि बस हर एक को फेस सेविंग मिल रही है और टाइम पास हो रहा है सबका, सब अपनी अपनी सियासत चमका रहे हैं, मुल्क का या फिर अवाम का नुकसान होता है तो हो, लेकिन सबके लिए जो है वो फील्ड है कि वो अपनी अपनी पॉलिटिक्स को यहाँ पर जारी रखें, किसी के लिए जीत और हार का सिनेरियो ख़त्म हो गया। आलिया, देखें, ये एक बहुत ही अफसोसनाक पॉलिटिकल सिचुएशन है मुल्क में। एक तरफ मुल्क में सियासी गैर इस्तेकाम है, फिर आपके पास मुआशी गैर इस्तेकाम है, हर एक परेशान बैठा हुआ है। आपके प्राइम मिनिस्टर को दुनिया में कोई पूछ भी नहीं रहा, वो नहीं देना चाह रहे हैं। बात यह है कि हम किधर जा रहे हैं। ना अपोजिशन को कोई फिक्र है, वो अपनी सियासत कर रही है, हुकूमत अपनी सियासत कर रही है। और सबसे बड़ा सूबा पंजाब, वो जो 3 सूबों के बराबर मैन पर है, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा गैर इस्तेकाम देखें वाई आप स्टेटमेंट आ रही हैं चौधरी परवेज इलाही की कि मैं नोट वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस नहीं लूंगा, ये कह रहे हैं। पीटीआई चाहती है कि ये सबने डिसॉल्व, बट मेरे ख्याल में ये ऐसी सिचुएशन है कि ये इनकी कहीं अंडरस्टैंडिंग हो गई है, टेसिड अंडरस्टैंडिंग है कि आप कोशिश करेंगे जितना खींच सकते हैं खींचें, ताकि हमें भी जगह मिले। इमरान खान ने पहले सियासी गलती कर दी, अनाउंस कर दिए कि हम असेंबली रिजाइन करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। अब उनके लिए प्रॉब्लम ये को पता है कि अगर यह वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस गड़बड़, इसका मतलब ये है कि उनके लिए पंजाब हाथ से निकल जाए। तो पंजाब निकलने का मतलब है कि बहुत से मसाइल होंगे और केपीके की हुकूमत भी कभी भी वो फिर डिसॉल्व करनी नहीं करेगी। इसलिए वो ये चाहते हैं कि 11 तारीख को कोर्ट में जाएं, वहाँ पर उनसे दोबारा टाइम लें। टाइम लेने के बाद जवाब जमा करेंगे कि गवर्नर का ऑर्डर इलीगल है, जो उन्होंने हालात बताए हैं, कौन से हालात है खराब हैं, ये है। दे वांट टू गो अप टू मार्च तक भी इसको ले जाना चाहते हैं। और ये इस पर फेस सेविंग जो मिल रही है वो इमरान खान को मिल रही है कि देखिए हम तो कर रहे थे, काफी नहीं कर रही है। मार्च में वैसे ही वो सभी परवेज भी करना चाहते हैं क्योंकि दे वांट टू मंथ। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो आपने अंडरस्टैंडिंग की बात की है, मैंने भी यही कहा कि ये कोई बाय डिज़ाइन तो नहीं है, तो आपने भी उसको अंडरस्टैंडिंग का नाम दे दिया है कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये किस सतह की अंडरस्टैंडिंग है कि जहाँ पर ये सब एक ही तरीके कार के तहत चल रहे हैं और उसी सिनेरियो में रहकर सब प्ले कर रहे हैं? देखिए, ये अंडरस्टैंडिंग नंबर 1 तो जाहिर है कि पीटीए की लीडरशिप और कप्तान लीग की लीडरशिप है, लेकिन अब आए एस्टेब्लिशमेंट ये भी ए पोलिटिकल और साथ हुकूमत को भी सूट कर रहा है। देखिए, हुकूमत भी नहीं चाहती इस वक्त कि कोई ऐसा एक बहुत बड़ा डिबेकल हो, पोलिटिकल क्राइसिस हो जाए पंजाब के अंदर कि फिर उनको हर हालत में इलेक्शन कराने पड़ जाए। नॉट ओनली ये बल्कि जनरल इलेक्शन केपी की चले जाए, ये चले जाए, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान है, फिर सिंध के एमपी चले जाते हैं, तो दिस गोइंग टू बी क्रिएटिंग अ बिग पोलिटिकल क्राइसिस। इसलिए मुझे तो ये लगता है कि सबकी अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये जिसमें मार्च अप्रैल तक ले जाए, हुकूमत भी ले जाए, वो भी कुछ कारकर्दगी दिखाए, पंजाब गवर्नमेंट उसकी कारकर्दगी दिखाए, और साथ इलेक्शन टाइम के बजाय के अभी इलेक्शन हो, मार्च में गवर्नमेंट बने, फिर बजट के बाद। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं उसमें हकीकत तो है, लेकिन वही बात है कि बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। इमरान खान साहब इस सारी अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा हैं। इसका मतलब ये, यहाँ पे ब्रेक शामिल कर लें, यहीं से करेंगे ब्रिगेडियर साहब, आपकी इसी बात से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे कि ये सब अंडरस्टैंडिंग से हुआ है और
तमाम के तमाम जो इसमें स्टेक होल्डर हैं वो सब शामिल हैं और वो इस पर रजामंद हैं। लेकिन क्या ऐसा ही है? ब्रिगेडियर साहब, मैं चाहूँगी कि सैफुर रहमान साहब इसके ऊपर कमेंट कर दें। सैफुर रहमान साहब, क्या वाकई जो ये बात करें समझ में तो आने वाली है, क्योंकि जो डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है, जो फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है, वो यही है। और चीज़ें जिस तरह मुनत्तज होके सामने आ रही हैं, उसमें तो यकीनन ये तो ऐसे लगता है कि पूरा लॉजिकल सीक्वेंस है कि ये बात आप करेंगे लेकिन अमलन नहीं करेंगे। इसको देखें, हमारे यहाँ तो पॉलिटिक्स में एक चीज़ अक्सर होती है कि अदालतों में भी हम कह रहे हैं फैसला महफूज हो जाता है, तो वो भी एक बाज़ का लोग उसको ताबीर करते हैं कि जी कहीं से शायद कोई अंडरस्टैंडिंग के तहत कुछ फैसले को उस तरह टेलर मेड करना होता है या कोई ज़रूरत होती है। ये हमारे यहाँ चल रहा है बड़ी देर से। सियासत में तो बहुत ज़्यादा ये चल रहा है। तो सियासत में तो हमारे यहाँ चूँकि देखें, इमरान खान खुद आगे कहते हैं जी अंपायर की उंगली उठेगी। वो तो बरमला कहते थे कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा हाइब्रिड निज़ाम है। वो बाद में बाजवा साहब ने, हमारे जनरल साहब ने कह दिया जी हम ए पोलिटिकल है, हमने फैसला कर लिया। लेकिन चले ए पोलिटिकल की भी डिबेट से हम निकल आए। कहने का बात यह है कि फिर भी मुल्क जो एक रियासत है जिसे हम कहते हैं, मैं रियासत को एक बड़े कैनवस पे लेता हूँ। रियासत में सिर्फ और सिर्फ मुसल्लह अफवाज नहीं होती या एस्टेब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं, उससे मुराद हर वो एक ग्रुप है, हर वो एक इदारा है। आपका बहुत बड़ा जो बिजनेसमैन है, आप देखें, जिन्होंने मुल्क की पूरी इकोनॉमी को संभालना होता है, वो बाज़ का उनका इनपुट भी बाज़ का एस्टेब्लिशमेंट इग्नोर नहीं कर सकती। तो इसलिए रियासत मजमूई तौर पे ये वाकई बात ब्रिगेडियर साहब की मैं एग्री कर रहा हूँ कि मुतहम्मिल नहीं हो पा रही कि कहीं बहुत बड़ा को गदर की सी सूरत हाल बन जाए। और पंजाब यकीनन एक इतना बड़ा प्ले ग्राउंड है, अरीना है पॉलिटिक्स का। लेकिन सवाल ये है कि खान साहब किस बिना पर वो ये इस पार्ट हो जाएंगे इस अंडरस्टैंडिंग का। ये बात तो सियासी तौर पर असल सवाल तो ये है कि खान साहब जो थे वो रियलाइज नहीं कर रहे थे, लेकिन किसी ना किसी तरह कुछ, जिस तरह वो खुद भी यू टर्न लेते रहे, पैंतरे बदलते रहे, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता कई जगहों पे उनको रिलीफ भी मिलता रहा, लेकिन साथ उनके एक पैकेज आ जाता था कि जनाब जहाँ जहाँ आपको रिलीफ भी मिल रहा है, आप जाते हैं अदालतों में जाते हैं, आप इलेक्शन कमीशन में भी जाते हैं, वक्ती तौर पे आपका एक हाइप क्रिएट होता है आपके अगेंस्ट, लेकिन बाद में आपको रिलीफ मिल जाता है। तो इसका पैकेज ये है कि आप ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ चलें, यानी कोई ऐसी सूरत ना बनाने। फिर सैफुर रहमान साहब, ये हम समझ लें कि खान साहब को भी एनआरओ मिल गया, वो एनआरओ जी उसको एनआरओ कह लें, गिफ्ट कह लें, कि ये कहें कि खान साहब के जो केसेस हम सुन रहे थे कि तोशाखाना देख लें, फिर इलेक्शन कमीशन का फॉरेन फंडिंग का देख लें, रिजल्ट निकले कोई, बिल्कुल। तो उसमें ये उन्हें गिफ्ट भी दिया। उन्हें साथ ये कहा गया ना कि जनाब प्री कंडीशन, शर्त ये है कि आपको, शर्त भी है और वादा भी है कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जिस तरह चीज़ें पहले मैनेज होगी अब भी हो जाएंगी। कमर दिल शाह साहब, आप एग्री कर रहे हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग के जरिए तमाम फॉर्मेशन हो गई है और खान साहब को भी कहीं ना कहीं यकीन दहानी करवा दी गई है, और जो उनकी डिमांड्स थी, ये केसेस वगैरह एनआरओ लेने की बात हो रही थी, तो वो एनआरओ उनको भी दे दिया गया है और वो भी अब इत्तेफाक कर गए हैं इस अंडरस्टैंडिंग से? देखिए, सियासतदानों में तो हमेशा अंडरस्टैंडिंग तो होती रहती है। आवाम से कुछ बातें करते हैं और अंदरूनी खाना कुछ बातें होती हैं। तो ठीक है, सैफुर रहमान साहब भी, गुड हारिस साहब दोनों तजर्बेकार एनालिसिस्ट हैं, तो उनको अपना सोच है। लेकिन हमें जो खबरें मिल रही हैं, इतलात मिल रही हैं, उसमें यह है कि मुकद्दर जो बड़े इक़्तिदार के जो बड़े सर्कल हैं, जो पावरफुल के हाथ में हैं, उन्होंने इमरान खान को डिस्कार्ड कर दिया है। उन्होंने को कहा कि ये काबिल एतबार नहीं है, ना काबिल एतबार आदमी है। जब उन्होंने जनरल बाजवा जैसे जितने को इक़्तिदार दिया, उनको प्लेट में रखकर रिगिंग करवा के RTS को खिलाफ करवा के उसको सुधार दिया गया इमरान खान को, तो वो उनके साथ मौसम पुशिंग कर रहे हैं, दिन रात बुरा भला कह रहे हैं। वो कहते कल को हमने किया कि हमारे खिलाफ हो जाएंगे। वो एक जो हमारे जिनके हाथ में इक़्तिदार है, उनकी नजरों में इमरान खान गिर चुके हैं, इसलिए इनकी पार्टी के अंदर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हो जाए, फवाद चौधरी साहब हो जाए, जो बड़े बड़े जो बहम शख्सियात हैं, असद उमर है, वो बड़े परेशान हैं, बड़े संजीदा है, बड़े रजीदा हैं कि इनकी वजह से हमारी पार्टी जो है वो खतरे में, किज़त में आ चुकी है। जो हमेशा दुनिया भर में जो इक़्तिदार मिलता है वो पेंटागन देती है, इंडिया में राह देती है, और पाकिस्तान की भी एजेंसियां इंटरफेयर भी करती, देखती जरूर है कि इक़्तिदार किसके हवाले किया जाए, ताकि स्टेट का मामला होता है। तो यहाँ बाजवा साहब ने, उनके दोस्तों ने जिस अंदाज से
इनको आगे लेके आया, इनको इख्तियार भी दिया और 3.5 साल तक पूरी ताकत के साथ इनके पीछे खड़े थे। लेकिन वो उनके बारे में जितने अंदाज से बुरा भला कह रहे हैं, अगर इमरान खान खामोश रहते और खामोशी के साथ लीडर ऑफ द अपोजिशन बन के कौमी असम्बली में चले जाते हैं, ये पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडर होते हैं और नेक्स्ट इलेक्शन में इनको मेजोरिटी मिल जानी थी। लेकिन जिस अंदाज से इन्होंने हमारे इदारों को, फिर हमारे दोस्त ममालिक को नाराज किया है, तो मुझे तो इमरान खान का मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। बाकी जो आप तजिया करें, जो करें, कुदरत का अपना मामला लेकिन है। कंवर साहब, जो सैफुर रहमान साहब बात कर रहे हैं कि जो उनको रिलीफ मिला है इस डिज़ाइन में, वो उनके केसेस हैं, वहाँ से उनको रिलीफ मिलेगा। जो बात कही जा रही थी कि नाहली हो सकती है, फॉरेन फंडिंग केस में से हो सकती है, तोशा खाना है और मुख्तलिफ मुकदमात हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं यकीन दहानी के बाद इमरान खान साहब भी उन्होंने भी यू टर्न ले लिया है। ये नहीं, बात सैफ रहमान साहब ठीक है क्योंकि वर्किंग जर्नलिस्ट है, लेकिन वो सारा मामला ये हो रहा है कि जो अदलिया की तरफ से उनके अपने जाती तौर पर अदलिया का अपना कोई मामला है, अदलिया को किसी ने इशारा नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन में तमाम केसेस चल रहे हैं। अब जो इलेक्शन कमीशन फैसला करता है, अदलिया को रिलीज दे देती है, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर दिया कि जहां जहां आपके हाथ में केसेस हैं वो उनको आप कैरी ऑन करें, जारी रखें। तो उस पर उन्होंने नोटिस भी जारी कर दिया, तो उन्हें इलेक्शन का भी जारी कर दिया। उसके बाद उनकी जो पार्टी की चेयरमैनशिप है उसके ऊपर भी उन्होंने एक्शन ले लिया, उनको भी नोटिस भेज दिया। ये सारे मामला चल रहे हैं, लेकिन अदलिया भी देख रही है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा सूरत हाल पैदा ना हो जिससे आदमी इस्तेकाम ना पैदा हो जाए, तो अदलिया अपनी तरफ से स्टेट की खिदमत कर रही है। तो वो इस लिहाज से अदलिया का ये मामला अपनी जगह पर, FIR में केस चल रहा है, ठीक है, रिलीज मिल जाता है, जमानतें मिल जाती है, इमरान खान भी हर अदालत में जा रहे हैं। लेकिन अब एक सबसे बड़ा केस आ गया है, 10 अरब का जो केस है, किसी को नजर में नहीं आ रहा मीडिया में। अच्छा, 10 अरब का जो शहबाज शरीफ ने जो केस दायर किया हुआ है हद की इज्जत का, उसमें अदलिया क्या करेगी? अब अगर उसने 10 अरब का जुर्माना कर दिया, हर्जाना ले लिया, तो इमरान खान साहब कहाँ खड़े होंगे? सारी उम्र के लिए ताहयात नाहल हो जाएंगे हर्जाना देने के बाद। पहले बात तो हर्जाना देंगे कैसे? इसी से तो बचने के लिए कमर दिलशाद साहब, इसी से तो बचने के लिए वो बैकफुट पर जाने को तैयार हो गए और अभी तक ना वो 2 असेंबलियां तहलील कर सके, ना कौमी असेंबली से इस्तीफे देकर वापस आ सके, फिर उसके बाद अभी एतमाद का वोट भी नहीं लेने जा रहे शायद। तो ब्रिगेडियर साहब आप कह रहे थे कि ये सब कुछ जो है वो जाहिर है कि अंडरस्टैंडिंग से हुआ है। तो अंडरस्टैंडिंग तो तभी होती है ना जब आपस में शराइत एक दूसरे की मानी जाएंगी। इमरान खान साहब ने भी जो शराइत रखी होंगी उनमें सैफुर रहमान साहब का मानना ये है कि उन्होंने कहा है कि भाई मेरे ऊपर जो केसेस बनाए ये फिर आगे नहीं चलेंगे, तो मैं फिर यू टर्न ले लेता हूँ। तो आप भी एग्री करते हैं कि इसी यकीन दहानी पर इमरान खान साहब माने होंगे? देखें, बात ये होती है कि कहीं ना कहीं बैकडोर में हुकूमत और अपोजिशन के आपस में डिस्कशन चल रही होती है। इस वक्त PDM को सपोर्ट करता है कि पंजाब स्टेबल हो, काफी चाहती है कि उसका मार्च अप्रैल तक इक़्तिदार कायम रहे पंजाब में। PTA ने रियलाइज किया है कि इस वक्त अगर ये होता है वाकई क्राइसिस हो जाएंगे और एक पूरा साल जनरल इलेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि अगर अभी हुकूमत डिसॉल्व होती है, फरवरी मार्च में जाके इलेक्शन होते हैं, उसके बाद 2-3 महीने के बाद बजट आता है, फिर एक नया जनरल इलेक्शन MNAs का आ जाता है, तो अक्टूबर तक इलेक्शन चलते रहते हैं। आप सोचते हैं इस मुआशी हालात में क्या ये पॉसिबल है? ये हुकूमत को भी सूट नहीं करता और पंजाब हुकूमत को भी नहीं करता और PTA को भी नहीं करता, इसलिए उनको पैसे भी मिल रही है। आपस में यही टेसिट अंडरस्टैंडिंग होगी विद इन ये पोलिटिकल पार्टी कि जी हम आपके नैब के जो है इलेक्शन में किसी को डोमिनेट करते हैं, कुछ थोड़ा करते हैं और ये करते हैं, वो चीज चल रहा है। लेकिन इसमें ये देखें कि फिर भी PDM इज गोइंग टू द बिग लूजर, इसलिए कि वो अभी तक 6, 7, 8, 9 महीनों में अवाम को कुछ डिलीवर नहीं कर सकती और उनको अगला इलेक्शन नजर आ रहा है, वो उनको हाथ से निकलता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी समझने की बात यह है, इसलिए क्या वो चाहते हैं कि ये अनपॉपुलर इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ये हुकूमत लेगी? IMF तो शर्तें लगा रहे हैं, अगर वो ले लेती है तो उसके बाद PDM का फ्यूचर क्या नजर आता है इलेक्शन में, वो भी क्लियर नजर आ रहा है। उससे PTA कैसे कैश करती है वो भी नजर आ रहा है। क्या उनको ये सूट करता है कि ये हालात रहे, या एक ऐसा सेटअप आए जो इनको फेस से दिन देगी कि देखें जी हम तो मजबूर थे, देखें केयर टेकर आ गई, इंटरम लंबी गवर्नमेंट साल की सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर दिया और अब हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो खुद विक्टिम बन गए और आके नए जो केयर टेकर आते हैं वो स्ट्रॉन्ग पोलिटिकल अनपॉपुलर जो थे वो डिसीजन थे, उन्होंने इलेक्शन नहीं लाना, जो आके
और वो ये सारा कुछ करके भी एक जैसा इलेक्शन करते हैं। ये सारी चीजें, मैं पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करूँ, आई नो नॉलेज, ये मैं जनरल, आप बल्कि सैफुर रहमान को बड़े माशाल्लाह पुरानी जर्नलिस्ट हैं, उसके बाद कमल निसार तक तो मैं बहुत अच्छा जानता हूँ, बहुत अच्छे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं। तो ये इस चीज देखें, आइन में की नहीं है, लेकिन आइन में खुद तो खुद चीजें निकल आती हैं। जब हाई कोर्ट में जाएगा, नेशनल इंटरेस्ट, रियासत का इंटरेस्ट, इकोनॉमी, एमरजेंसी लगा के त्योहार, कोई तरीके निकलते हैं। ये सबसे बड़ी थ्रेट है मिनिस्टर पीडीएम को नहीं, जो पीडीएम के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कौमी हुकूमत होनी चाहिए, नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये इनके रिकॉर्ड पे मौजूद है प्राइम मिनिस्टर। तो मेरे ख्याल में ये चीजें देखते हैं कि ये किधर जाते हैं। ये 1-2 महीने बहुत आम है मुल्क की सियासत के, इसके बाद देखेंगे व्हाट इज राइट। जैसे कि ब्रिगेडियर साहब सैफुर रहमान साहब बात कर रहे हैं कि एक ऑप्शन इस बात पर गौर फिक्र हो रहा था कौमी हुकूमत का, तो ये जो बाय डिज़ाइन है या बाय अंडरस्टैंडिंग है, इसमें ये तमाम चीज़ें स्क्रिप्ट का हिस्सा बन चुकी हैं कि अब इलेक्शन जो है अपने वक्त पर या थोड़ी देर बाद होने हैं, उससे पहले केयर टेकर आना है या कोई कौमी हुकूमत आनी है। ये सारी चीज़ें इसका मतलब है कि इसके अंदर इस स्क्रिप्ट में शामिल हो चुकी हैं और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना है। देखिए, ये जो सोच विचार है ना, जैसे ये होता रहता है। देखिए, अभी आपने हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई हमारे यहाँ, हाँ बिल्कुल, उसमें बाकायदा कहा गया कि जी इकोनॉमिक्स के जो मसाइल हैं उनको किस तरह हल करना है। अब देखें, खबरें जिस तरह हमारे यहाँ हमारे चैनल्स भी दे रहे हैं, हमारे अखबारात भी दे रहे हैं कि जी हमारे आर्मी चीफ जब सऊदी अरब या अरब वर्ल्ड का दौरा, उनका जो प्लान है और वो तशरीफ भी ले गए, तो उसमें बाकायदा इकोनॉमिक्स भी एक नंबर 1 इशू होगा। आप देखें, अभी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जिनको मुसल्लह अफवाज की बाकायदा पूरी सपोर्ट और हासिल थी सिक्योरिटी डिवीजन को, डॉक्टर मोहित यूसुफ थे, उन्होंने मेरे साथ बाकायदा एक इंटरव्यू किया, हमने जूम डिस्कशन की जिसमें मेरा भी इनपुट लिया और हम 2-3 सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट थे, जिसमें उन्होंने कहा जी कि हमारा फैसला हो गया है, जिसमें रियासत की तमाम कुव्वतों ने, स्टेक होल्डर्स ने मिलकर, कि पाकिस्तान अब जियो स्ट्रेटजी के बजाय एक जियो इकोनॉमिक जो है ना वो एक डेस्टिनेशन बनेगा। तो ये देखा जाए तो जैसे मुझे अब कल चीन के सफ़ीर जो थे नोंग डोंग, उनके साथ मेरी बातचीत हो रही थी, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया जो कल मेरे अखबार में भी शाया हो रहा है और एक चैनल पे भी आ रहा है, तो जिसमें वही कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव में हमारा नंबर 1 पार्टनर है और हमारे मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन जो हैं विद पाकिस्तान, चीन वाले कह रहे हैं दे आर द मेन स्टे ऑफ पाक चाइना फ्रेंडशिप। और जब हमने उनको स्ट्रेटजी का बात की कि जी स्ट्रेटजी को आप किस तरह डिफाइन करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जब आप इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होंगे, ये इंटेग्रेटेड सिस्टम है सारा, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपका पूरा ये सारा सोच विचार होता रहता है। लेकिन इस वक्त तो हम सिर्फ इसी पे इस्तेफादा हासिल कोशिश कर रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ रिजर्व्स मिल जाएं, चाहे वो चीन से, चाहे वो सऊदी अरब से, हमें जो किस्तें हैं वो ना देनी पड़े, वो अभी होल्ड हो जाएं ताकि हम इस वक्त जो डिफॉल्ट होने से बच सकें। राइट ब्रिगेडियर साहब, ब्रेक से वापस आती हूँ तो फिर आपके पास आती हूँ, यहाँ पे शामिल करेंगे एक ब्रेक, बात करेंगे ब्रेक के बाद की पहुंची। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। ज़ाहिर है कि मुआशी इस्तेकाम तभी आता है, सियासी इस्तेकाम होगा, इसका इमरान खान सब खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है अगर मईशत को बेहतर करना है। लेकिन उसके लिए अब अगर देखें कि कुछ ना कुछ डिज़ाइन कर लिया गया है, कुछ ना कुछ प्लान कर लिया गया है, तो उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए टेम्प्रेरी तौर पर वही है, हम देखेंगे कभी चीन की तरफ, कभी सऊदी अरब की तरफ, के वहाँ से हमें कुछ ना कुछ रिजर्व्स मिल जाएँ और ताकि हम IMF की जो किस्त है उसको अदा कर सके, मुल्क को डिफॉल्ट से बचा सके। ब्रिगेडियर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? देखें आलिया, बात यह है कि मैं पिछले 1 महीने से कह रहा था कि चीफ ऑफ स्टाफ को हर हालत में कतर, UAE, सऊदी अरब और चाइना का दौरा करना चाहिए, इसलिए कि इस वक्त हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी दुनिया में 0 है, 0/0। लेट्स बी वेरी क्लियर। आई एम श्योर कि मेरे ब्रिगेडियर साहब कभी भी A1 नहीं रही, वो हमेशा ही 0 ही होती है। आर्मी चीफ आप देखें कि लास्ट टाइम भी आर्मी चीफ को अमेरिका को कहना पड़ा था कि आप IMF से कहें और वो हमें किस्त जारी करे। तो आप देखें, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब ये इन्वायरमेंट हो और फिर अगर हम मैंने 7-8 बिलियन डॉलर चीफ आर्मी स्टाफ को लाना चाहिए, तो ये हमारे दोस्त ममालिक से पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। बट
द कंडीशन इज कि वो ये सब कहते हैं कि पहले IMF वर्ल्ड बैंक से आप अपने मुज़ाकरात करें, उनसे क्लियर कर लें, देन विल कीप ना। उसके करने के लिए जो इतनी ज़्यादा सख्त किस्म की बात हो रही है कि वो कंडीशन लगा रहे हैं, तो क्या ये हुकूमत ये कंडीशन एक्सेप्ट करके सर्वाइव करेगी? क्या ये हुकूमत ये करने के बाद इलेक्शन में जाके कुछ अचीव कर सकेगी? कि इनकी बहुत स्टेक्स हैं। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि ये जो हालात लग रहे हैं ये है यही। मैं ऑनेस्टली फील करता हूँ इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग ये डेमोक्रेट ये टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट आनी चाहिए और उसको एमरजेंसी लगा के हालात को ठीक करें, पहले चेंजेस का एनवायरमेंट करें, इलेक्ट्रल रिफॉर्म को ठीक करें, सब चीज़ों को ठीक करें और उसके बाद आप वहाँ फेयर इलेक्शन कराएं, मैंडेट दें, जो मर्जी मांग उसको करें लाना चाहिए। इस वक्त पीडीएम गवर्नमेंट इज नॉट इन अ पोजीशन टू बार्गेन विद IMF और ये सबसे बड़ा डिजास्टर होगा। जी राइट, ये बिल्कुल, ये तो डिस्कशन हमेशा से ही रहती है और ये खिला भी सियासतदान हमेशा से छोड़ देते हैं कि जब हम किसी दूसरी या तो कुव्वत की तरफ देखते हैं या फिर हम ये मुल्क को संभालने के लिए किसी कौमी हुकूमत का आइडिया जो है वो पेश करते हैं, ये यकीनन होता है। कमर दिल शाह साहब, आपको क्या लगता है कि इस वक्त क्या तमाम सियासी जमातें अगर इस आइडिया को भी एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जाए तो क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टी इसके ऊपर एग्री हो जाएंगी कि कोई कौमी हुकूमत आ जाए? देखिए जी, मौजूदा हुकूमत भी एक नाहैल गवर्नमेंट है, इंतहाई नाहैल है और इनके अंदर कोई विजन नहीं है। बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो अमेरिका के से वापस नहीं आ रहे, 50 मुल्कों का दौरा कर लिया। वो कहते जी मैं अपनी जेब के खर्चे जा रहा हूँ, वो बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। वो सारा पैसा वजारत खजाना दे रही है। अगर वो अपने जाती खर्च करते तो वजारत खजाना या वजारत खारजा कहती कि जनाब ये खुद ही अपने लेवल पर जा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अगर आप निजी दौरा करेंगे तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती। वो एक किस्म का एक अपना पिकनिक बनाने जाते हैं। निजी दौरे के दौरान कोई माहिदा नहीं हो सकता, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। वो सरकारी दौरे होते हैं, उसके मुताबिक सब काम चलते हैं। तो ये निजी दौरा करके पाकिस्तान को क्या फायदा पहुंचा रहे हैं? दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ भी नाकाम हो चुके हैं, इसहाक डार भी नाकाम हो चुके हैं। अच्छा, ये कमर दिल शाह साहब, जो इमरान खान साहब कहते थे ना कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा उनको मशवरा देते थे कि जब भी करप्शन की बात करते थे वो कहते आप इकोनॉमी दुरुस्त करें, आप उस तरफ तवज्जो दें। तो क्या वाकई ही जो बाकी ये फॉरेन पॉलिसी के मामलात हैं, जो जितने भी सिक्योरिटी के मामलात हैं या फिर फॉरेन पॉलिसी के मामलात हैं, ये फिर एस्टेब्लिशमेंट या फिर फ़ौज को ही हैंडल कर लेने देने चाहिए और जो मुआशी मामलात हैं वो सियासतदान और अवामी मामलात सियासतदान देखें? इसके ऊपर क्या कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है? ऐसा मुमकिन है? अब वक्त गुजर चुका है जी। देखा जी, जनरल बाजवा ने जो कुछ भी किया, इमरान खान को सपोर्ट किया, उनकी हुकूमत को, वो एक स्टेट की खिदमत कर रहे थे, वो रियासत की खिदमत कर रहे थे। वो समझते थे कि जी मेरे गुड ऑफिस से अगर मुल्क को फायदा पहुंचता है तो आगे बड़े। सऊदी अरब गए, चाइना गए, कतर गए और इस साथ अमेरिका से भी रिक्वेस्ट की, लेकिन ये सब उन्होंने स्टेट की खातिर किया। लेकिन इमरान खान को ये नहीं चाहिए था कि उनकी खिदमात को इस अंदाज से उनको डीमोरलाइज कर दिया गया और अवाम अपनी जो उनके 4000 जो बलागर्द हैं इमरान खान साहब के साथ जो खड़े हैं, वो आए दिन कोई ना कोई पुट भेजते रहते हैं तमाम सोशल मीडिया पर, तो उस पर भी निगाह रखनी चाहिए थी। तो बाजवा साहब के बारे में जो किरदार कुशी की है वो रियासत की किरदार कुशी हुई है। बाजवा साहब ने रियासत के लिए काम किया था। इस तरह जो भी हमारी आईबी जो इंटेलिजेंस के सरबराह थे, फैज हमीद हैं, लेकिन कमर साहब आपने खुद ही कहा कि आरटीएस बिठा के इमरान खान को इक़्तिदार दिया और बाजवा साहब ने जो बाजवा साहब की एहसान फरामोशी की इमरान खान साहब ने, क्या ये भी आप समझते हैं कि ये बड़ा उन्होंने मुल्क के ऊपर एहसान किया था, बड़ा नेक नामी का काम था? वो ये था कि नवाज शरीफ को जिस वक्त पनामा मामले में ताहयात उनको नाहल करार दे दिया गया, 10 साल की सजा दे दी गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सजा दी, करप्शन के बारे में सजा दी, JIT की थी 10 वैल्यू बनी हुई थी, वो सब आर्मी देख रही थी, एस्टेब्लिशमेंट देख रही थी। उन्होंने ख्याल किया कि चले एक सियासी जमात सामने आ रही है तो हम उनको कोई सपोर्ट कर देते हैं। वो उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया, वो नहीं करनी चाहिए थी। वो खुद इस चीज का उन्होंने एतराफ किया है कि हमें नहीं करना चाहिए था और आइंदा हम नहीं करेंगे। लेकिन देखो जो स्टेट को देखना पड़ता है। अब ये जो हमारे दोस्त कह रहे हैं कि जी अपने सपोर्ट करना और इलेक्शन चुरा के देना
RTS बिठा के किसी को जितवाना बहुत ही डिफरेंट मामला है, बहुत ही डिफरेंट मामला है। वो खुद ही इतराफ किया उन्होंने कि हमने इनकी सपोर्ट की है, खुद ही कहा है उन्होंने, सब बातें कर रहे हैं, सबके सामने आ चुकी है कि मामला हुआ है। और ये भी खबरें आ चुकी है कि जनाब उन्होंने हर मामले में दबाव डाला किसी न किसी तरीके से इमरान खान, लेकिन इमरान खान ने मौसम खुशी की ना। इमरान खान को तो एहसास करना चाहिए था भी ठीक है कि इन्होंने अपने मैंडेट छाट कर हमारी सपोर्ट कर दी है, तो फिर इसके बाद दीगर साथियों के जरिए, एंकरों के जरिए जिस अंदाज से फौज के खिलाफ उन्होंने कैंपेन चलाई, अपने नाम नहाद तर्जमानों के जरिए स्टेटमेंट दिलवाई, ये सारी चीजें जो होती है वो गलत होगी। इससे इमरान खान की जो क्रेडिबिलिटी है, जो एतबार होता है ना किसी सियासत जमात का, वो खत्म हो गया है। आवाम की नजर में नहीं हुआ, लेकिन जो हमारी सियासी हल्के जो बड़े बड़े जिनके हाथ में इक़्तिदार है वो देख रहे हैं कि इस शख्स को एतबार नहीं किया जा सकता। इसी तरह हमारे जो गैर ममालिक के जो दोस्त ममालिक है उन्होंने भी महसूस किया कि हमारे साथ इस तरह कहाँ चलेगी। आप बैग भी बंद पड़ा हुआ, तमाम इदारे बंद पड़े हुए, कहाँ 3-3.5 साल के दौर में कौन सी तरक्की की लहरें बहाती इन्होंने। वो शौकत अली ने ताई नलायक वज़ीर ख़ज़ाना रखा होता, उसकी शान में सीधे पढ़ रहे होते। ठीक है कमर साहब, ठीक है सैफुर रहमान साहब, क्या आप भी एग्री करते हैं कि इस वक्त अगर कौमी हुकूमत का, जी ठीक है कमर साहब, अगर कौमी हुकूमत का ऑप्शन भी है और इसके ऊपर बातचीत भी हो सकती है। कौमी हुकूमत का आइन में कुछ जायज नहीं है। एक तो कौमी हुकूमत की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें भी बुनियादी तौर पे ग्रैंड रिकन्सिलिएशन की बात होती है, यानी कि तमाम जमातें, जिसमें PTI भी एक बड़ी स्टेक होल्डर है। अब बात तो यह, या तो PTI भी इस चीज़ में शामिल हो तो फिर उसको आप ग्रैंड कह सकते हैं ना कि अलायंस है और गवर्नमेंट बन जाए नेशनल। असूलन तो बात यह है, टेक्नोक्रेट्स तो हर वक्त हर हुकूमत के पास अवेलेबल होते हैं। जो आप कंवर दिलशाद साहब एक टेक्नोक्रेट एक्सपर्ट हैं, आपके पास डिफेंस के एक्सपर्ट भी होते हैं, उनकी खिदमत ले ली जाती हैं। हफीज़ शेख एक टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, आपके शौकत तरीन टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, शब्बर ज़ैदी टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। शब्बर ज़ैदी साहब को इमरान खान साहब लाए, जब उन्होंने सबका कच्चा छटा निकाला, उनको तो सबके उनकी खराबियाँ सब पता था, टैक्स एवेजन कहाँ पे होती है, चोरी क्या क्या होती है, फिर उनको हटाना पड़ा बावजूद। यानी वो अगर आप फिर उसमें सियासी चाल चलेंगे तो फिर टेक्नोक्रेट भी क्या करेगा। हाँ, मेरा ख्याल है इसमें डिबेट ये है कि टेक्नोक्रेट को एम्पावर कर दिया जाए थ्रू सम पिटिशन। क्योंकि मैंने ये सवाल बराह रास्त एक दफ़ा चौधरी शुजात साहब और परवेज़ साहब मेरे साथ बैठे थे, तो मैंने उन्हें पूछा कि जो टेक्नोक्रेट्स की हम बात करते हैं, हाउ विल इट कम अबाउट। उन्होंने कहा ये सारे काम हो जाते हैं हमारे मुल्क में, एक पिटिशन दायर हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, सैफुर रहमान साहब, और वहाँ से ये फैसला हो सियासतदानों जाए। को घर बैठ जाना चाहिए जी। अगर किसी कौमी हुकूमत की गुंजाइश मौजूद है तो फिर ये सियासतदान तो घर बैठ जाए। पॉलिटिकल लोग जो हैं उन्होंने वाकई क्या कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल। जी 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 ब्रिगेडियर साहब, देखिए उसमें बात ये है कि आप ये देखें ना, अभी जब मिलिट्री ने कह दिया पॉलिटिकल, क्या सियासतदानों ने कोई मैच्योरिटी दिखाई है? क्या हुकूमत का काम नहीं है कि मुल्क में अमन अमान कायम करना, सियासी माहौल ठीक करना, इकोनॉमिक डेवलप को जो है वो आप तरक्की करना और अवाम के लिए काम करना? उसमें क्या तरीके? अगर इमरान खान कह रहा है जी कि मैं नहीं बैठूंगा, ओके, आप नेशनल को, अभी एक बड़ा एक मसला हो गया, दहशतगर्दी का भी हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो गया, तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अगर इनिशिएटिव लें और वो ये कहेंगे आए हम नेशनल डायलॉग करते हैं, मैं इमरान खान को पर्सनली इन्वाइट कर रहा हूँ, उनकी PTI को और काफी को भी आए, बैठते हैं और हम तमाम मसाइल पे हल करते हैं, हम इकोनॉमी की बात करते हैं, हम ये सियासत की बात करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब को तो ये ऑफर की गई है, लेकिन वो नहीं देखें, चलिए एक दफा भी नहीं की। हाँ, मुआशी निकाह के मुआशी जो वो करेंगे, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं आप, वो कहते हैं इमरान नहीं आएगा। भाई आप कॉल दे दें, आप हाई मॉरल ग्राउंड पर होंगे, प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, उनकी कैबिनेट कहेगी देखें नहीं हमने बुलाया और ये नहीं आए, देन ही विल बी ऑन द लोएस्ट मॉरल ग्राउंड और PDM का ऊंचा हो जाएगा मोरल। आपने कोशिश तो की नहीं है, और हो सकता है जब बैठते हैं 4 लोग इधर से 4 लोग उधर से, ठीक है, आइस पेंटिंग होती है। अब ब्रिगेडियर साहब, फिर पार्लियामेंट किस बिला का नाम है? अगर यही है कि देखिए, मैंने समझ गया आपको। देखिए इशू ये है कि पार्लियामेंट में गलती वो कर चुके हैं, बहुत बड़ी गलती है। मतलब इससे बड़ा पॉलिटिकल ब्लेंडर नहीं कर सकते, जिसकी वजह आज के में नैब भी गलत बैठा हुआ है, ऑपोजिशन उसका लीडर भी गलत बैठा हुआ है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का लीडर गलत बैठा हुआ है। ये सब इमरान खान की गलती है। मैं तो हमेशा जी ठीक है, लास्ट कमेंट सैफुर रहमान साहब, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। जी ये तो अगर डायलॉग ही है, मामला स्ट्रीट में या डायलॉग से ही हल होने हैं, तो ये फिर पार्लियामेंट और सियासतदानों को बंद होना चाहिए, वहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? मेरा ख्याल है वो तो ब्रिगेडियर साहब भी यही कह रहे हैं
कि पार्लियामेंट जी, से बिल्कुल। निकलना और इतना बड़ा एक बहुत डिबेट का, डिस्कशन बिल्कुल। का फोरम और है, वापस अब ना आना इसकी भी कोई उसको उम्मीद नजरअंदाज बाकी नहीं। करना जो जी बिल्कुल। वापस जा नहीं सकते हैं, अब जी। कैसे जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे? सियासी Problem मौत है, सियासी मौत है। जाहिर है कि ये अब सियासी शिकस्त और नहीं सियासी सर, जीत का मामला है। ब्रिगेडियर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अब आपके कमेंट्स का, और कंवर दिल शाह साहब आपका भी शुक्रिया, सैफुर रहमान साहब आपका भी शुक्रिया। नाजरीन, लुबे लुबाब ये है प्रोग्राम का कि इस वक्त सियासी अंडरस्टैंडिंग तो हो रही है और हो चुकी भी है। शायद उसी के तनाजुर में देखा जाए तो अभी जो एतमाद का वोट है वो भी नहीं आया, असेंबलियां तहलील भी नहीं हुई, लेकिन आगे क्या सिनेरियो होने वाला है अभी तक वाजे नहीं है। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।